नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कार्य आर थीटा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी गणना हम लोग करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, निरक्ष पे पढ़ चुके हैं, अक्ष पे पढ़ चुके हैं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एवं हमको सीखने से पहले, आर थीटा पे सीखने से पहले हमें अक्ष पे और निरक्ष पे आना जरूरी है। अगर अक्ष निरक्ष पे अगर हमको दिशा नहीं पता, उसका फार्मूला नहीं पता, हम इसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लास्ट वाली वीडियो जितनी है उसको देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया कि दिशा उसकी क्या होगी, निरक्ष पे दिशा क्या होगी, अक्ष पे दिशा क्या होगी। चलिए हम लोग उसी के एक बार रिविजन कर लेते हैं हल्का से, कि हम लोग देखे हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ठीक है, माइनस क्यू अगर निरक्ष पे रहता तो हमारा अक्ष पे रहता तो अक्ष पे हमारा इसी पे लेते हैं, इसी पी बिंदु पे हमें बताते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो अब बताओ विद्युत क्षेत्र गणना करते, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है। अब बताओ दिशा, इसमें मेन दिशा है। अब दिशा हम देखेंगे तो हम जानते हैं पी की दिशा जो होती है, पी की दिशा अगर निकालेंगे, पी की दिशा और हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आई थी, ई नेट आया था, ई नेट की भी दिशा हमारे समान थी कि नहीं। यहाँ पे जब ई नेट की दिशा और पी की दिशा अगर बिल्कुल समान थी ना, अक्ष में ध्यान रखना, अक्ष में जब हम निकाले थे पी की दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, समान थी, बिल्कुल एक ही दिशा में थी। तो एक ही दिशा में थी तो हमारे यहाँ फॉर्मूले प्राप्त हुआ था, ई नेट बराबर 2kp/r³ प्राप्त हुआ था, जो कि हमारे यहाँ पे हमें पी कैप से भी दिशा प्रदर्शित किए थे। हमारा क्या आया था, परिमाण आया था, ये तो हम क्लियर किए थे। लेकिन अगर वही दिया था, अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू अगर दिया रहता था, तो अगर हम निरक्ष पे जब बात करते थे, निरक्ष हमारा क्या होता है, निरक्ष हमारा होता है कि द्विध्रुव के लंबवत जो लाइन होती है उसे निरक्ष कहते हैं। अब अगर निरक्ष पे अगर हमारा दिया रहता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री बात किए थे कि नहीं। जब 90 डिग्री बात यहाँ पे हम किए थे, यहाँ माइनस से प्लस की तरफ हमारी पी की दिशा क्या थी, माइनस से प्लस की तरफ पी की दिशा होती है ना, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। लेकिन अब इसमें ई नेट की दिशा क्या होगी। अब बताओ, जब हम यहाँ पे निकाले थे ई नेट की दिशा हमारी इधर आ रही थी कि नहीं। जब निकाले थे ई नेट की दिशा हमारी इधर आ रही थी, इसका मतलब हमारे ई नेट की दिशा अपोजिट थी। जब ई नेट की दिशा अपोजिट थी किसमें, निरक्ष में जब होता है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट जब होती थी तो यहाँ पे हम माइनस पे प्रदर्शित करते थे ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला प्राप्त होता था, ई नेट बराबर होता था kp/r³। लेकिन यहाँ माइनस पी कैप लगता था, क्योंकि दिशा समान रहेगी, प्लस दिशा अपोजिट रहती तो माइनस लगता है। तो बताओ, ये तो हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा कि दिशा यहाँ पे क्या होती, अक्ष पे हमारे एक ही लाइन पे होती, अक्ष होता है, वहां पे दिशा दोनों समान होती है। और निरक्ष क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो लाइन आती है उसे निरक्ष कहते हैं। अब बताओ, दोनों दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की और विद्युत क्षेत्र की दिशा अपोजिट थी ना। जब अपोजिट थे तो वहां माइनस ए उपयोग हम लोग करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना, इसमें उपयोग करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आर थीटा पे किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो बताओ, ये हमें बात किए थे माइनस क्यू और प्लस क्यू, थोड़ा नीचे ले लेते क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू पे बात किए थे। ठीक है, अब जब माइनस क्यू और प्लस क्यू पे बात किए थे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी, 2a दूरी थी। जब 2a दूरी थी तो हम कोई भी दूरी बताते हैं, जब कोई भी दूरी, ए तो हमारी माइनस क्यू से प्लस तक दूरी हमारे 2a थी, लेकिन हमें पी बिंदु किसी बिंदु पे पूछा ना, किसी बिंदु पे हमें किसी बिंदु पे आर थीटा पर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की गणना करना। पहले तो हमें पूछा, अक्ष पे पूछा था, हम बना दिए थे फटाक से, पी बिंदु पे हमें निकाल दिए थे, यहाँ से दूरी डिसाइड किए थे। जो दूरी डिसाइड हम किए थे कहाँ से किए थे, इसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम क्या करते थे, दूरी डिसाइड करते थे। किसी का भी अगर किसी बिंदु पे हमें बताना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कहाँ से दूरी डिसाइड करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी डिसाइड हम करते हैं। तब बताओ कि अगर आर थीटा बोला यहाँ पे, तो इसका मतलब आर दूरी पे थीटा कोण पे हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं से। ठीक है, आर थीटा से लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, कहीं आर थीटा एक कितनी दूरी है, आर, कहीं पी बिंदु बोल देते हैं, यहाँ पे पी बोल देते। पी बिंदु पर हमें किसकी गणना करना, विद्युत क्षेत्र की गणना करना। कितना कोण है, थीटा कोण है।
जब थीटा कोण पहला हमारे क्या करना है, थीटा कोण पे r दूरी पे p बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या काम करते थे कि दिशा हमें मेन है, दिशा मेन है, तो बताओ हम दूरी डिसाइड तो कर लिए, लेकिन अब यही अगर जो थीटा कोण लिए, थीटा हम नीचे भी ले सकते, इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते हैं। अब यही अगर हम यहाँ पे थीटा 0 ले लेंगे तो अक्ष बन जाएगा, और थीटा 90 ले लेंगे तो निरक्ष बन जाएगा, और अक्ष निरक्ष तो बन जाता है। तो अब बताओ थीटा कोण लिए तो थीटा कहीं भी हो सकता है, थीटा कम करेंगे तो इधर बन जाएगा, इधर लेंगे तो इधर बन जाएगा। अब लेकिन हम इसमें जो होता है इसकी दिशा पहले हम निकालते हैं, माइनस से प्लस कब तक पी की दिशा निकालते हैं, विद्युत द्विध्रुव की दिशा निकालते हैं। यहाँ देखो हमें टिक द्वारा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दिशा अगर इसका निकालेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी की दिशा निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव दिशा निकालते हैं। हम लोग इसकी दिशा देखे हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि माइनस से प्लस की तरफ विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, माइनस से प्लस की तरफ विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। इसलिए यहां क्या करेंगे हम, माइनस से प्लस, कहीं ऐसे आएगा दिशा, देखिए कहीं ऐसे दिशा आएगा ना, किससे होगा, पी वेक्टर से, क्योंकि ये सदिश राशि है। अब यहां माइनस से प्लस की तरफ पी वेक्टर हो गया। अब ये पी वेक्टर हो गया, ए तो निकाले थे, ए तो हमारे इस पे अच्छा आता था ना, लेकिन अब इसका हमको घटक बनाना पड़ेगा, इसका घटक बनाना, पी वेक्टर जो आया इसका घटक बनाना पड़ेगा। अब घटक हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि थीटा कोण यहाँ पे दिया ना, ऑलरेडी दिया है, थीटा पे यहाँ पे कहीं निकालना है ना, तो बताओ हमें पी बिंदु पे निकालना है ना, तो ये हमारा पी बिंदु कोई बिंदु है यहाँ पे, चाहे के बिंदु बोल सकते हैं, ये वाला मत समझना आप लोग, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे है, तो यहाँ पी बिंदु में प्रदर्शित किया यहाँ पे। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारे माइनस से प्लस की तरफ हो गई। अब यहाँ पे पी वेक्टर तो दिया है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम निकाल दे तो हमें दिशा क्लियर हो जाएगी। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते, चलिए देखते हैं। कि एक बात बताओ आप लोग, ये अगर यहां से यहां तक मान लो पी वेक्टर है, ठीक है, जब पी वेक्टर यहां पे है, अगर ये थीटा कोण है, थीटा के कोण के बगल में होता है पी कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट जो होता है वो साइन होता है पी साइन थीटा। ये तो हम घटक निकालते हैं कि थीटा के बगल में जो होता है तो उसे कॉस थीटा में लेते हैं, और इसका लेकिन पी साइन थीटा, जो थीटा का अपोजिट होता है उसे पी साइन थीटा लेते हैं। इसी तरह अब इसका घटक अगर हम बनाएंगे, जब इसका घटक बनाएंगे तो यहाँ थीटा के, थीटा है ना, थीटा है तो यहाँ पे साइड में क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिए थीटा के यहाँ पे पी कॉस थीटा होता। अब इसके अपोजिट देखिए, इसके बगल में देखिए, यहाँ पे था ना बगल में, यहाँ यही वाला आया था कि नहीं, जब यही वाला था पी कॉस थीटा आया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो थीटा कोण लिया तो इसी पाएगा ना, जब इसी पाएगा तो क्या होगा, पी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा होता है थीटा के बगल में ना, अपोजिट आता है साइन थीटा, अपोजिट कहाँ आएगा, लेकिन ये दोनों कितने थे, 90 डिग्री थे ना, देखिए 90 डिग्री थे कि नहीं, जब 90 डिग्री थे तो बताओ यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी ना, यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा, पी वेक्टर साइन थीटा, जो थीटा का अपोजिट होता है साइन होता है, थीटा के बगल में होता है कॉस थीटा। यहाँ तक अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो अब उसको आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं, ये तो पहले घटक हम बना लिए, जब घटक बना लिए तो अब हमें देखना है कि जो घटक बनाए हैं हम, पी वेक्टर आया है कॉस के रूप में, साइन के रूप में आया है, तो वो कहाँ पे आया है, किस दिशा में आया, उसको देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत द्विध्रुव की हम निकालते हैं, विद्युत द्विध्रुव निकालते थे, अक्ष पे निकालते थे, एक ही एक्सिस भी होता था, एक ही लाइन पे होता था, एक ही लाइन पे माइनस क्यू से प्लस क्यू होता था, एक ही लाइन पे जब आता था उसे अक्ष बोलते थे। अब बताओ यहाँ पे भी देखो, एक ही लाइन पे जा रहा है, और इसी लाइन पे हमें पी बिंदु पे बताना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना, इसी पे देखो, इसी लाइन पे आ रहा है, जब इसी की दिशा उसी लाइन पे, इसी लाइन पे से हम क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पे हम इसको अब यहाँ से निकालेंगे अगर, तो इसे हम बोलेंगे ई ए मतलब ई एक्सेज है, एक्सेज मतलब अक्ष, तो ई ये बोल देंगे इसको पढ़ दे, क्योंकि इसी दिशा में निकलेगा कि नहीं, देखो पी हमारा कहाँ जा रहा है, पी कॉस थीटा उसी दिशा में जा रहा है ना, पी कॉस थीटा, जब पी कॉस थीटा उसी दिशा में जा रहा है तो ई एक्सेज हो गया ये। जब ई एक्सेज हो गया, अब लेकिन हमें ए तो इसकी दिशा हमको पता चल गई कि हमारा जो माइनस क्यू से प्लस क्यू जो हम निकाले, तो वहां पे एक ही लाइन पे जो हमारा बनता है, एक ही लाइन पे जो दिशा निकलती तो एक्सेज होता था, लेकिन
अगर जब नीरज की बात करते हैं, नीरज कहाँ था हमारा 90 डिग्री पे था कि नहीं, नीरज 90 डिग्री पे था और अपोजिट, बात का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्यों इसी दिशा में बनाए, क्यों अपोजिट नहीं बनाए हैं। यहाँ देखो ये जो बनाए उसी दिशा में क्यों ना, अपोजिट क्यों नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि देखो हमारा एक्सिस जो होता है, अक्ष होता है, दोनों की समान दिशा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती, समान होती, एक ही दिशा में दोनों होती, इसलिए क्या होगा, देखो इसकी दिशा आगे इस तरह है और इसकी भी दिशा इस तरह है, एक ही दिशा में दोनों है ना, तो इसलिए जब एक ही दिशा में तो हमें इस एक ही दिशा में बनाए। लेकिन अब अगर नीरज की बात करें तो नीरज की बात करें कि दिशा अपोजिट रहता था, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अपोजिट रहता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब इसकी दिशा अगर हम निकालेंगे, यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री जब बन रहा है यहाँ से देखो एक से जब इसको मान लिए पूरा, क्योंकि यहाँ घटक ये आया ना, पी कॉस थीटा ये घटक आया तो इसी को हम लेंगे ना, और इसका पी साइन थीटा है इसी घटक लेंगे, ये तो हमारा गायब हो गया, अब खत्म, ये बस ये दोनों बचे, हम इसका देखना हमको घटक। अब बताओ कि यहाँ पे अगर इसका लेंगे 90 डिग्री पाया, 90 डिग्री हम देखें नीरज आता, अब इसका हमारा क्या होता, अपोजिट है ना, अपोजिट दिशा आता तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब इसको हम लिखेंगे इक्वेटोरियल होता है, इंग्लिश में इसको हमारा नीरज को बोलते हैं इक्वेटोरियल, नीरज को इक्वेटोरियल बोलते हैं। अब बताओ इसकी दिशा अपोजिट होती है कि नहीं, जो P की दिशा के अपोजिट होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र हमें यहाँ बताना है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बताना है, अगर इस लाइन पर बताना नहीं था, इस लाइन पर तो हमारा एक्सिस निकाले थे, अक्ष निकाले थे, हमें कहीं यहाँ बताना था, इसलिए यहाँ दिशा हम डिसाइड कर रहे हैं। तब बताओ यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसके अपोजिट दिशा होती है, इसके अपोजिट दिशा ऐसे होगी, इक्वेटोरियल। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नीरज में हम लिखे थे इक्वेटोरियल, हमारी दिशा दोनों अपोजिट थी, तो पी वेक्टर साइन थीटा की दिशा इस तरह है, तो इसके अपोजिट दिशा होगी हमारे किसकी, ई की दिशा होगी, ये P की दिशा है, E की दिशा है, और यहाँ पे P की दिशा और E की दिशा समान है क्योंकि एक ही दिशा में दोनों हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा आ गया, अब E का मान लिख लेते हैं, चलिए अब यहाँ पे A का मान लिखेंगे, E क्या है, एक्सिस है ना, E एक्सिस हमारा क्या फार्मूला निकल के आया था, एक्सिस के लिए, अक्ष के लिए क्या फार्मूला था, 2kp/r³, लेकिन 2kp/r के हमारा फार्मूला निकला था, अक्ष के लिए निकला था, बात का ध्यान रखना कि 2kp/r का क्यूब जो निकला था वो अक्ष के लिए निकला था, लेकिन अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं थीटा कोण पे निकाल रहे हैं। जब यहाँ पे अब हम थीटा कोण पे निकाल रहे हैं तो हमारा किसके साथ आएगा, P cos थीटा के साथ आएगा। पहले हम निकाले थे कि इसी लाइन पे जब निकाले थे, एक्सेस पे निकाले थे, अक्ष पे निकाले थे, तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला प्राप्त हुआ था। लेकिन अब हमें क्या बोला कि थीटा कोण पे निकालना, आर दूरी पे P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, थीटा कोण पे जब हमें यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे P cos थीटा के रूप में लिखेंगे ना, थीटा कोण है ना, थीटा cos के रूप में लिखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, cos थीटा लिख देंगे। इस समीकरण 1 बोल देते हैं इसको। अब इसी तरह इक्वेटोरियल का बनाएंगे, ई बनाएंगे तो हमारा kp/r³ होता है, kp/r³ फार्मूला हमारा नीरज के लिए होता है। जब नीरज के लिए kp/r³ फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम थीटा कोण पे निकाल रहे हैं तो P साइन थीटा के रूप में लिखेंगे इसको, तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा। समीकरण 2 हो गया, ये तो ये और ये समीकरण 2 बन गए। अब हमें रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट हम अब बताइए कि अगर ये और ई है, इसका रिजल्टेंट हमको निकालना, परिणामी बल निकालना। परिणामी हम कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हम दोनों का परिणामी निकालते हैं, अगर इस तरह है, अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब ये परिणामी हमको आर निकालना, तो आर निकालते तो हम क्या करते हैं, आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला हम लगाते हैं। एक कक्षा 11 में हम लोग पढ़े हैं, जो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर जो, क्योंकि इसमें देखो हमारा पूरा वेक्टर का खेल बहुत है, ठीक है, इसलिए वेक्टर का बेसिक चीजें हमें आना जरूरी है। तो कक्षा 11 में जो हम लोग पढ़ते रिजल्टें निकालते, तीसरे निकालते आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक कक्षा 11 में वेक्टर वाले टॉपिक में है ये वाला,
फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला हम परिणामी के लिए निकालते हैं, क्योंकि परिणामी के लिए यहाँ पे देखो कि इधर बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है ना, विद्युत क्षेत्रफल बल को महसूस कराता है ना, तो इधर लगा रहा था, टोटल नेट कितना लग रहा है, नेट निकालने के लिए हमें यहाँ से परिणामी निकालना पड़ेगा ना। जब परिणामी निकालना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जब परिणामी हम निकालेंगे तो यहाँ पे ई से प्रदर्शित तब करेंगे, ई नेट निकालेंगे तो रूट में, अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रूट में एक जगह क्या हमारा है ई ए का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है ई का स्क्वायर, प्लस 2 ई की जगह ई ए और बी की जगह ई और कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा दें, इस पे फॉर्मूला लगा रिजल्ट निकालने परिणामी निकालने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ई ए का मान यहाँ पे हम लिखे हैं, ई ए का मान क्या है 2kp/r³ cos थीटा प्लस एक पूरे के लेकिन स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2kp/r³ cos थीटा। अब ई ए क्या उतना है kp/r³, देखिए यहाँ से रखेंगे ना kp/r³ sin थीटा का स्क्वायर, और प्लस अब बताओ कि थीटा जो है, थीटा का अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 90 डिग्री कोण है कि नहीं, देखो 90 डिग्री बन रहा था कि नहीं कोण यहाँ पे, जब 90 डिग्री कोण बन रहा था थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ थीटा हम 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, ये पूरा 0 है। अब 0 यहाँ पे तो इसको मान रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, रखेंगे मान, तो अब ये 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, तो बस अब प्लस वाला बचेगा ना, तो गुणा वाला तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 बहुत बड़ा राक्षस होता है, किसी का अगर गुणा करते हैं उसमें तो उसको खत्म कर देता है, बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। तो यहाँ 0 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है, प्लस तो अलग है, तो प्लस इसको हम जोड़ दिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों हमारे बच गए, इसको हम सरल करते हैं। अब इसमें सरल करेंगे तो पहले देखेंगे इसमें हमारा कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है kp/r³, दोनों सेम शक्ल के दिख रहे हैं। जब सेम शक्ल के दिख रहे हैं एक घर में तो उसको बाहर कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो उसको बाहर करो, तो kp/r³, दो नहीं है यहाँ, 2 रहता तो उसको भी बाहर करते हैं, kp/r³, लेकिन स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, नहीं तो एक बार आप इसको तोड़ देते हैं। अब बताओ यहाँ kp/r³ का स्क्वायर है, यहाँ भी kp/r³ का स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो तोड़ देते, एक लाइन और, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है, k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर, और p का करेंगे तो p का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर करेंगे तो r³ का स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो k का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तोड़ रहे हैं ना, k का स्क्वायर, p का स्क्वायर, r³ का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर। ये तो तोड़ दिए। अब इसमें देखो ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं, देखो पूरा कॉमन दिख रहा है ना। अब कॉमन इसको ले लेते हैं, जब उसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाता है, k का स्क्वायर p का स्क्वायर बटे r³ का स्क्वायर, और जो बच जाता है उसको लिख दो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब k का स्क्वायर p का स्क्वायर r³ का स्क्वायर है, तो बताओ कि जो स्क्वायर रहता है जब बाहर निकलता है, जब बाहर निकल जाता है ना, लेकिन जब स्क्वायर रहता कर्डी से बाहर निकलता है तो स्क्वायर कर्डी को खा जाता है, स्क्वायर कर्डी को खा जाता है, तो स्क्वायर भी गायब हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या बाहर निकलेगा, kp/r³ बाहर निकल गया। अब ए बचा तो इसको सरल कर लेते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ देते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा हम फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 - cos स्क्वायर थीटा। चाहे उसको तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, दोनों तरह। इसको तोड़ोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा होकर तोड़ोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तब इसको cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, चाहे इस तक तोड़ दो। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, kp/r³। अब इसमें देखिए कि 4 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस 1 बच गया। यही हमारा क्या होता है, फार्मूले प्राप्त होता है ये नेट का।
यही हमारा फार्मूला क्या प्राप्त होता है, ई नेट बराबर KP बटे आर क्यू रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा फार्मूला किस पे प्राप्त, आर थीटा प्राप्त होता है। चलिए इसको हम देखते हैं, जो हमारा फार्मूले प्राप्त हुआ इसको और थोड़ा से देखते हैं कि अगर यहाँ थीटा 0 रखेंगे तो क्या मान आएगा, थीटा 90 रखेंगे क्या मान आएगा, उसको मान रख के चेक करते हैं। थीटा क्योंकि 0 रखेंगे तो एक्सिस बन जाता है, निरस बन जाता है 90 डिग्री, तो वो रखते हैं क्या हमारा जो फार्मूले प्राप्त हुआ था अक्ष निरस क्या वो बनता कि नहीं, उसको देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा रब कर देते हैं। फार्मूला कितना बनता है, ई नेट बराबर KP बटे आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे तो हमारा फार्मूला मेन प्राप्त होता किसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ये फार्मूले प्राप्त होता है। ये तो फार्मूला हमारा पूरा क्लियर हो गया। लेकिन एक बात हम देखते हैं, थीटा एक बार 0 रखते हैं, केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट हम बनाते हैं, थीटा 0 रखते हैं। थीटा अगर हम 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अगर ई नेट क्या प्राप्त होगा, तो KP बटे आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा का मान 0 रख देंगे, cos 0 प्लस 1। अब cos 0 का मान 1 होता, cos 0 का मान 1 होता, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, KP बटे आर क्यूब, यहाँ पे cos 0 का मान 1, तो एक पूरा 1 हो गया, तो हमारा 3 प्लस 1 बच गया, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 4 हो जाएगा। अब 4 को बाहर लिख के आएंगे, तो 4 को हम बाहर लेके जाएंगे तो करड़े में है तो 2 का स्क्वायर के रूप में आएगा कि नहीं, तो KP बटे आर क्यूब। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बाहर आता है, तो कड़ी खा जाता, तो बस 2 बाहर आएगा ना, तो 2 बाहर आएगा, 2 KP बटे आर क्यूब। फार्मूले किसका प्राप्त होता है, अब बताओ, थीटा कोण पे प्राप्त होता है अक्ष का, जो अभी हम लोग बनाए थे कि नहीं, जो -q से +q यहाँ पे आर थीटा लिए था। अब थीटा अगर 0 हो जाता था, थीटा 0 तो एक्सेस पे हो जाता था कि नहीं, एक्सेस पे हो जाता था ना। इसी तरह अगर थीटा 90 अगर लेंगे तो हमारा निरस का प्राप्त होता है, निरस का प्राप्त होगा। 90 लेंगे तो यहाँ cos 90 का मान रखेंगे, cos 90 का मान 0 होता है, एक बचा तो हमारा डायरेक्ट ही प्राप्त हो गया। देखो उसको भी ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं, थीटा बराबर 90। अब यहाँ पे हम 90 डायरेक्ट रखेंगे, cos 90 का मान 0, रूट में वो क्या बचा 1, रूट में 1 का मान 1 ही होता था, हमारा KP बटे आर क्यू बचा मात्र। तो क्या बचा हमारा ई नेट KP बटे आर क्यू, ये निरस का प्राप्त होता है। इस तरह हमारे आर थीटा किसी भी हम निकाल सकते, किसी बिंदु पे हम 180 में 0 पे किसी बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारा पूरा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे गॉस के प्रमेय वगैरह पढ़े, सतत असतत वाला जो हम लोग पढ़ते, सतत आवेश वितरण वाला पढ़ेंगे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब ये पूरा हमारा विद्युत द्विध्रुव आगुण कंप्लीट हो गया। तो अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि मैं इतना वीडियो इतना कॉन्सेप्ट डेली लाते रहता हूँ। डेली आप लोगों को पूरा जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स पूरा कक्षा 12 पूरा कंप्लीट होगा। आप लोगों का पूरा कंप्लीट सिलेबस यूपी बोर्ड का जो है पूरा कंप्लीट होगा। जब पूरा कंप्लीट होगा आप रेगुलर देखेंगे, रेगुलर में वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, मतलब इंक्वायरी दी गई, उस पर आप लोग मैसेज करके लाइव जुड़ सकते हैं।